अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। आप। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जैसे कि डॉक्टर उज़मा ने अपनी इब्तिदाई जो कलमात हैं उनमें ये बताया कि इस वर्कशॉप का मकसद क्या है। तो मैं और डॉक्टर मिस्बा जो हैं वो कुछ इब्तिदाई इमदाद की जो तरीके हैं या जो इमरजेंसीज़ घर में हो सकती हैं बच्चों से मुतल्लिक उसके ऊपर बात करेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आखिर में अगर आपके कोई सवाल हो तो हम उनका जवाब भी दे सकें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जैसे ये आयत हम सब ने पढ़ी और ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है जब हम इस प्रोफेशन में आ रहे होते हैं ना, कि जिसने किसी एक की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानियत की जान बचाई। और इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आपको फौरन से कोई ना कोई तदबीर करनी पड़ती है। अगर आप फौरन से कोई तदबीर करते हैं तो तभी आप कोई जान बचाने के आप कोई जान बचाने के काबिल हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये कुछ अमूमी जो मसाइल हैं या इमरजेंसीज हैं जो कि घर में या किसी भी सिचुएशन में हो सकती हैं उनके बारे में हमें बुनियादी मालूमात हो और आगे हम दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचा सके। तो ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा असर होगा जब हम अपनी इर्द गिर्द बहुत सारे और लोगों को सिखाने वाले होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसके जो हम उन्वानात हैं या जो मुनासिब जो हम मालूमात आपको देंगे, वो पहली जो है वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद है बराए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। अगर किसी जगह कोई हादसा हो जाता है तो हादसे वाली जगह में किस तरह से आपने जो भी जख्मी लोग होंगे वहां पर, स्पेशली बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से वहां से आपने मुंतकिल करना है और क्या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद आपने उस जगह पर देनी है। दूसरा हम करेंगे बुनियादी जिंदगी के लिए दरकार मदद, जिसे हम CPR या BLSP कहते हैं। इसमें हम बिल्कुल आपको उसके इनिशियल स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। डिटेल से हम नहीं बता सकेंगे क्योंकि ये थोड़ी हैंड्स ऑन वर्कशॉप होती है कि जिसमें आपने सिखाने वाले चीजें ज्यादा होती हैं। फिर तीसरा हम करेंगे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की कुछ और हमारे जैसे आ जाते हैं, जैसे जलना है या चोकिंग है। अगर कोई चीज हलक में फंस गई है बच्चे के खाना खाने के दौरान या फीड करने के दौरान, और उसके अलावा कोई चोट लग गई है, किसी जगह से खून बह रहा है, फ्रैक्चर हो गया है या पाँव में मोच आ गई है या सांप के कांटे का है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि आज हम कवर कर सकें। अच्छा जी, पहली इमरजेंसी जो हम डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हम बात करेंगे वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अच्छा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का इसमें जो कुछ चीजें आपने जिन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है उसमें पहला जो स्टेप आ जाता है वो ये है कि आपने सूरत हाल का अंदाजा लगाना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आप इस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं। आप सब सिर्फ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर आप गाड़ी पे कहीं जा रहे हो और रास्ते में आप देखते हैं कि आपके आगे किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और उसमें सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि आपने अपने आप को महफूज करना है। ठीक है, अपनी गाड़ी एक साइड पे पार्क करें और कोई ऐसे निशानात रोड के ऊपर लगा दे जिससे बाकी आने वाली गाड़ियों को पता चल जाए कि आगे हादसा हुआ है। फिर उसके बाद आपने ये देखना होता है कि जो भी सवार थे गाड़ी में उनको किस हद तक चोट लगी है। ठीक है, अगर तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो सबसे पहले आपने उनको सिक्योर करना होता है, यानी उनको आपने किसी महफूज जगह पे, चाहे वो कोई फुटपाथ है, कोई ग्रीन बेल्ट है या सड़क पर ही, आपने उनको गाड़ी में से मुंतकिल करना होता है। फिर उसमें अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को खास तौर पे आपने उनको देखना होता है कि बच्चों की कंडीशन किस तरह से है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया, और फिर आपने इसके लिए अपनी हिफाजत करनी है, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करना है और मदद के लिए बुलाना है। ये कुछ जरूरी नंबर्स हैं जो हम सबको याद होने चाहिए, जिसमें से हमारे पाकिस्तान के जो रीजन में 1122 जो है ये रेस्क्यू वालों का नंबर है और ये फौरन पहुंच जाते हैं। ठीक है, 15 जो है वो पुलिस का नंबर है। तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप इत्तला दे दें ताकि जब तक कि आप उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं इतनी देर में आपको बाकी की मेडिकल हेल्प एम्बुलेंस की सूरत में और पैरामेडिकल स्टाफ की सूरत में आप तक पहुंच जाए। फिर जाए हादसा का शिकार होने वालों की सूरत हाल का आपने देखना है। अगर सबसे पहले तो जो चीज आपने ये देखनी है कि वो होशो हवास में है या नहीं। ठीक है, और उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप पेशेंट को गाड़ी से निकाल के या ट्रांसपोर्ट करें तो कोशिश करें कि कम से कम उसको उसकी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इस हमें बहुत ज्यादा इस चीज का खतरा होता है कि रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, खास तौर पे जो ड्राइवर, या क्योंकि एकदम से झटका लगता है तो उसमें ये होता है कि ड्राइवर या ड्राइविंग सीट में के साथ जो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए लोग होंगे, अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो हो सकता है कि उनको गर्दन में या रीढ़ की हड्डी में किसी जगह पे कोई इंजरी या कोई चोट लगी हो। तो उसमें कोशिश ये करनी है कि आपने उनको पूरा मतलब एज अ होल उठा के और आप उनको सड़क पे मुंतकिल करें, और बिल्कुल फ्लैट, यानी सड़क के ऊपर फ्लैट सरफेस के ऊपर। अगर नीचे कोई कार्डबोर्ड या कोई चीज बिछा सके जो आपको बाद में ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो तो वो बिछा सकते हैं, कोई चादर ऐसी हो
या कोई और सख्त चीज अगर मिल जाए, जो आपको अगर अपने इर्द गिर्द कुछ मिल जाता है, तो उसके ऊपर आपने बिछा के उसके ऊपर लिटा देना है। और सबसे पहली चीज जिसका हमने अंदाजा लगाना है वो ये है कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है। ये कुछ चीजें हम आगे सीपीआर में रिपीट भी होंगी, जब हम सीपीआर करेंगे तो उसमें इसका थोड़ा सा रिपीटेशन आएगी। कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि उनका सांस है या नहीं, फिर उनकी नब्ज देखनी है, फिर ये देखना है कि चोट किस जगह पे लगी है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उसके जैसे जो भी लिबास है उसको आप थोड़ा सा एक्सपोज करके देखें, जिस्म के किस 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 हिस्से से खून बह रहा है। और अगर कोई चोट आपको लगता है कि ऐसी है कि जिसमें फ्रैक्चर का भी खदशा है, तो उन चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है। आप उन सारी जो मुकामात है आप उनका तयन कर लें। और इंशाल्लाह अभी आगे जब हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलेंगे, तो उसमें हम इन सब चीजों के ऊपर अलग अलग बात भी करेंगे कि अगर खून बह रहा है तो उसको कैसे रोकना है, अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है। और जब तक कि आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद आती है तब तक आपने मरीज के पास ही रुकना है। अगर वो होश में है तो आप उसको उसकी दिलजोई कर सकते हैं, आप उसको उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं कि अभी थोड़ी देर में मदद आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द अस्पताल पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद जो अगला आता है, जैसे हमने अभी बात की कि हमने पेशेंट का जो भी मरीज है या जो भी जख्मी है उसमें हमने ये अंदाजा करना है कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये सबसे ज्यादा सीरियस होती है। मेडिकल टर्म्स में आपको पता है, जैसे हम कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम उसको लेबल करते हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है। रेड का मतलब होता है वो जिसको फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जरूरत है। ऑरेंज वो होता है कि जिसकी कंडीशन ऐसी है कि जो जानलेवा तो हो सकती है, लेकिन जो सीरियस तो है लेकिन जानलेवा नहीं है। ठीक है। और ग्रीन का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन ऐसी है कि जिसमें अगर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचने में थोड़ा सा वक्त भी लग जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है कि जिसमें आपको लगता है कि ज्यादा तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो उसमें इस तरह से कैटेगराइज कर लेना, यानी उनको इस तरह से 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि सबसे पहले किसको और फौरन किसको अस्पताल पहुंचाना है और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किसको देनी है। ठीक है जी। अच्छा, अगली जो हमारी इससे अगला जो हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी, वो है सीपीआर। ठीक है। सीपीआर में क्या है, ये एक पिक्चर है जिसमें बताया कि जब आपके पास एम्बुलेंस आ गई है तो आपने मरीज को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि रीढ़ की हड्डी में अगर खुदा ना खास्ता कोई थोड़ा सा भी झटका लगा हो या थोड़ी सी भी कोई चोट या कोई उसको कोई नुकसान पहुंचा हो, तो उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि उसकी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखा जाए और मरीज को पूरे एक एक एज अ होल उठा के आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट जी। अच्छा, अब मरीज की अगर गर्दन या रीढ़ की हड्डी टूटने का शुबा हो तो मरीज को हरकत नहीं देनी। ठीक है। गर्दन को सहारा देना है। गर्दन के दिन आप के गिर्द, जैसे हमने अभी आपको एक तस्वीर दिखाई कि 2 फ्लैट बोर्ड्स आप कहीं से भी अवेलेबल हो सकते हैं आपको अपने इर्द गिर्द, वो दोनों फ्लैट बोर्ड रख के और रीढ़ की हड्डी के पीछे सहारा दे के उस शख्स को किसी फ्लैट बोर्ड या सतह पर रखें और फिर हरकत दिए बगैर आप इंतजार करें कि एम्बुलेंस आ जाए। क्योंकि जो पैरामेडिक्स होते हैं उनके पास प्रॉपर अपनी एम्बुलेंस में, जैसे डबल 1 डबल 2 वाले भी हैं, तो उनके पास स्ट्रेचर्स होते हैं, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने का तरीका होता है। तो वो आप थोड़ा सा इंतजार करें कि वो आ जाएं, तो फिर ही आप मरीज को शिफ्ट कर सकें, अस्पताल मुंतकिल कर दें। अच्छा जी, ये है कि हमने अभी बात की थी कि जख्म, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर हम मिसाल लेते हैं तो इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरह की इंजरीज हो सकती हैं, जिसमें फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, जिसमें जख्म भी हो सकते हैं। तो अगर चोट लगने की जगह, अगर आपको ये लगता है कि उस जगह से बहुत ज्यादा खून बह रहा है या सिर्फ चोट लगी है या उस जगह फ्रैक्चर है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने चोट लगने की जो जगह है उसको हरकत नहीं देनी। सबसे पहले आपने उसको स्टेबलाइज, जो हम अपनी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, हम स्टेबलाइज करना है। ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जिसमें ये एक कपड़ा है, कोई भी कपड़ा हो सकता है जो साफ हो। अगर ग्लव्स हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसी वक्त अगर घर के अंदर हैं तो आप अपने हाथ धो सकते हैं। अगर आप घर से बाहर हैं तो कोई भी साफ शॉप पर अगर आपको अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये जैसे यहाँ पर इन्होंने जो है वो चोट के नीचे तकिया रखा है, तो कोई भी चीज अवेलेबल हो, कोई भी चीज जो आपको मुयसर हो। अगर आप घर में हैं तो कोई कुशन हो सकता है, अगर आप घर से बाहर हैं तो अक्सर गाड़ियों में कोई ना कोई कुशन या कुछ ना कुछ रखा होता है, तो वो कुशन आपने उस चोट के बिल्कुल नीचे इस तरह से रखना है कि उसके बाद जब वो अपने जिस्म के उस हिस्से को हरकत दे, टांग है या बाजू है,
तो वो जो चोट वाला हिस्सा है वो उसमें हरकत ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद आइस पैक्स का इस्तेमाल। आइस पैक का इस्तेमाल ये होता है कि ये आप घर में बर्फ अगर है तो बर्फ को किसी भी कपड़े के अंदर लपेट के, या अगर कोई आइस पैक है तो उसको भी कपड़े के अंदर लपेट के, जो आइस पैक है उसको आइस को डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं रखते, क्योंकि वो फिर आपकी स्किन को चोट की वजह से जहाँ से जिस हिस्से से खून बह रहा है उस जगह आइस उसको और ज्यादा मुतासर कर सकती है। तो आइस बैग के साथ आपने उसको जो चोट के इर्द गिर्द का हिस्सा है उसके ऊपर हल्का हल्का आपने उसकी टकोर करनी है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि सोजन ना हो। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे एकदम से जब चोट लगती है, खून बहता है, तो उस चोट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सोजन हो जाती है, या पाँव के उस हिस्से में या हाथ के उस हिस्से में बहुत ज्यादा सोजन हो जाती है। तो ये आपने थोड़ी देर के लिए, जैसे थोड़ी सी टकोर की, 5 मिनट टकोर की, फिर हटा दिया, फिर दोबारा टकोर की, जब तक कि आपकी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद नहीं आ जाती। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि एहतियात के साथ जमीन पे लिटा दे आपने उसको। अभी तक हमने क्या किया था कि हमने टांग के उस हिस्से को या बाजू के उस हिस्से को जिस पे चोट लगी है या हमें फ्रैक्चर का खदशा है, उसके नीचे हमने तकिया या कोई भी ऐसी चीज रखकर उसको हमने स्टेबलाइज किया ताकि उसमें हरकत ना हो। और जख्म के इर्द गिर्द हमने आइस पैक का किया। और उसके बाद मरीज को आपने जो है उसके जिस्म को, अगर ठंड है यानी जो भी मौसम है, मौसम की मुनासबत से आपने उसको चादर ओढ़ा दी। और उसके बाद आपने इंतजार करना है कि आपको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद वाली टीम जो है वो पहुंच जाए आपके पास। नेक्स्ट। नेक्स्ट। डॉक्टर का ये आपके पास कंट्रोल है। जी। अच्छा, फिर हमने ये बात की थी कि ये हो सकता है कि किसी जगह से खून बह रहा हो ना, अगर हादसा हुआ है तो उस दौरान हो सकता है कि किसी जिस्म के किसी हिस्से से खून बहुत ज्यादा बह रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहला तो ये है कि हमने पहले हाथ से दबाव देना है। ठीक है। और हाथ के लिए कोशिश करेंगे, जैसे घर के अंदर है तो आप फौरन से अपना हाथ धो के, क्योंकि आपके अपने हाथ साफ होना बहुत जरूरी है, जख्म बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो कोई और शॉपर लेकर, और अगर आपको लगता है कि इसमें टाइम जाया हो रहा है तो फिर किसी साफ कपड़े के साथ आपने उस जो भी चोट वाली जगह है उस जगह पर दबाव डालना है, प्रेशर अप्लाई करना है, जैसे हम कहते हैं कि प्रेशर आपने अप्लाई करना है इस तरह से कि खून रुक जाए। और जब खून रुक जाए तो उसके बाद उस जगह को आपने साफ करना है। और साफ ड्रेसिंग के साथ, वो कोई भी साफ कपड़ा हो सकता है जो उस वक्त आपको मैसर हो, उसके साथ आपने उसको बांध देना है, बैंडेज कर देनी है। लेकिन बैंडेज जो आप करेंगे, जो पट्टी बांधेंगे, वो बहुत ज्यादा, अगर तो खून रुक गया है तो फिर तो बस इतनी टाइट हो कि बाकी का जो इर्द गिर्द का जो एरिया है या इर्द गिर्द की जो जगह है उधर खून का जो बहाव है वो ना रुके। ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर, हाथ से प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद प्रेशर खून नहीं रुक रहा, तो फिर हम इसको कहते हैं प्रेशर बैंडेज अप्लाई करना। तो वो पट्टी जरा सख्ती के साथ बांधी जाती है ताकि खून रुक जाए, लेकिन उसमें यह है कि जैसे ही खून रुकेगा तो आपने उस पट्टी को ढीला कर देना है। फिर ड्रेसिंग करना है, हाथ का दबाव पट्टी करने के बाद भी उसके ऊपर हल्का सा दबाव दिए रखना है ताकि खून जो है वो मजीद ना बहे। ठीक है। ये हो गया कि अगर खून बह रहा है तो उस सूरत में हमने क्या करना है। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आखिर में हम एक दफा जरूर डिस्कस करें कि जो एक फर्स्ट एड बॉक्स जो कि घर में होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या चीजें हों। ठीक है। ये कोई बहुत एक्सपेंसिव या कोई बहुत महंगी चीजें नहीं होती, और ना इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है। हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स हो सकता है। और उसमें जो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो आखिर में, या हो सकता है आगे जाके किसी और प्रेजेंटेशन में, फर्स्ट एड बॉक्स और उसके अंदर जो चीजें मौजूद होनी चाहिए उसके ऊपर हम बात करें इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इसके बाद ये पहले तो हमने देखा था कि जैसे सर के किसी हिस्से में चोट थी। ये है जैसे इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो ये कि जैसे बाजू के ऊपर किसी जगह कट लग गया है या खून बह रहा है, तो उस सूरत में क्या करना है। पहला यही है कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो आपने अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहनने हैं या हाथ साफ करने हैं ताकि जो उनका जो जख्म है वो इन्फेक्शन उसमें ना हो सके। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ही आप देखेंगे कि जो जख्म है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर, मतलब यानी जो जख्म वाली जगह है उसके ऊपर हाथ रखकर प्रेशर दिया हुआ है या दबाव उसके ऊपर डाला हुआ है। ठीक है। और उसके साथ फिर ये है कि जब खून रुक जाए तो सबसे पहले तो आपने हाथ से उसके ऊपर दबाव डालना है ताकि खून उस जगह पे रुक जाए। जब वो रुक जाए तो साफ पट्टी से आपने वहां पर बैंडेज कर देनी है या मरहम पट्टी कर देनी है। अच्छा, अगर ऐसा है कि आपको यूं लगता है कि जो जख्म है उसके अंदर कोई शीशे का टुकड़ा या कुछ भी हो सकता है, जैसे हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हमने बात की है,
कि उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई शीशे का टुकड़ा या कोई और चीज उसके अंदर आ गई हो और वो आपको सामने नजर आ रही है कि उस जख्म के अंदर कोई और चीज भी मौजूद है। तो फिर जख्म के ऊपर दबाव नहीं डालना, बल्कि उसके दोनों तरफ, आपने इस तस्वीर में जैसे आप देखेंगे कि दोनों हाथों से उस जो भी शीशे का टुकड़ा या जो भी चीज उसके जख्म के अंदर है उसके इर्द गिर्द जो है वो दबाव डाला जा रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद दबाव डालने के बाद जब आपको लगे कि अब ये खून रुक गया है, तो उसी जगह उसी तरह आपने मरहम पट्टी करनी है। अच्छा, और खून का चूंकि ये इसमें आपने देखा होगा कि इसमें चूंकि हाथ के ऊपर चोट है, तो इसमें हम ये करते हैं कि हाथ को ऊंचा रखते हैं। ठीक है। जो उसका आप इसको हम इस तरह से बात करते हैं कि कार्डिक लेवल, यानी जो उसके दिल का जो हम लेवल आ रहा होता है उससे हाथ ऊंचा इसलिए रखते हैं ताकि वहां से उसकी खून का जो बहाव है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मतलब इस लिहाज से कि आप ये नहीं कहते कि बिल्कुल खून रुक जाएगा उस हिस्से को, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोबारा खून बहने की जो है हो सकता है कि दोबारा खून ना बहे, तो वो आपको थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। और फिर आपने इंतजार करना है कि आपको मेडिकल हेल्प मिल जाए, या फिर आप खुद पेशेंट को अगर जो भी करीबी अस्पताल है वहां पहुंचाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन का। सीपीआर जो है, ये जैसे डॉक्टर उस्मा ने बताया कि ये एक बहुत जरूरी वर्कशॉप है। और जब हम सब ट्रेनिंग कर रहे थे डॉक्टर के तौर पे, और जब हम इवन सुपरवाइजर के तौर पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ये वर्कशॉप हम सबको कराई जाती है। ठीक है। और इसी तरह से एक लाइफ सेवर्स का प्रोग्राम जो पीमा हम लाइफ सेवर फाउंडेशन के साथ हम पीमा वाले हर साल सितंबर में ये वाली वर्कशॉप्स एक दफा दोबारा से अपनी अपनी जो हॉस्पिटल्स में तो करवाते ही हैं, उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट जो अवामी आगी वाले आपकी जो जगह होती है ना, जैसे किसी जगह दर्द हो रहा है या जिस किसी जगह अगर मस्जिद है या हॉस्पिटल में ही, हम आम लोगों को भी ये वर्कशॉप जरूर करें। तो ये वर्कशॉप बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम इसके सिर्फ कुछ जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी के जो हैं वो इंशाल्लाह सितंबर में या बाद में, अगर आप लोग चाहेंगे कि हम इसके ऊपर भी बात करें, तो हम एक प्रोग्राम अलग से सीपीआर पे इस वेबिनार के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने बात की थी कि जब आपने मरीज को या जो भी जख्मी है, ये सिचुएशन किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान भी पेश आ सकती है, ये वाला सीपीआर की नौबत तब भी पड़ सकती है, घर में भी हो सकता है। ठीक है। घर में ऐसा भी हो सकता है कि घर में जैसे बच्चे हैं, हम तो चूंकि पीडियाट्रिशियंस हैं तो हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं, कि अचानक से आप माँ या घर का कोई और बड़ा ये चीज ऑब्जर्व करता है, ये चीज देखता है कि बच्चा जो है वो नीला हो रहा है, या बच्चे का सांस एकदम से रुक गया है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें पहले से बच्चा कोई बीमार हो, कोई चोट लगने पे या किसी भी उसकी वजह से, या हो सकता है किसी बीमारी के साथ ही ऐसा हुआ हो कि अचानक से माँ बाप ने या घर के किसी बड़े ने ये महसूस किया कि बच्चा नीला होना शुरू हो गया और उसकी उसकी सांस जो है वो उस सही तरह से नहीं ले रहा। तो सबसे पहली चीज जो आपने असेस करनी है वो ये है कि आपने पेशेंट जो जो भी बच्चा है या बड़ा है, आपने उसको जो फर्श के ऊपर, फर्श चूंकि बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, बिल्कुल हमवार जगह होती है, तो आपने किसी हमवार जगह पर उसको लिटा देना है। ठीक है। यही बात अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से करें, तो उसमें यह है कि अगर आपने जब जख्मी को जैसे ही गाड़ी से निकाला या जहां भी हादसा पेश आया था वहां से निकाला, तो उसको सड़क पे या किसी हमवार जगह पर बिल्कुल सीधा लिटा दीजिए। फिर उसके बाद हमने जो चीज देखनी है, हाँ, मदद के लिए हम पहले ही बुला चुके हैं, और आपको अपनी मदद के लिए भी किसी एक आध बंदे को रोक लेना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ फिर क्या है कि आपने अब जिस चीज का अंदाजा लगाना है वो ये है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है। इसमें तीन तरह से हम अंदाजा लगाते हैं: देखने से, सुनने से और महसूस करने से। ठीक है। देखते क्या है, उसकी जो छाती की मूवमेंट है। ठीक है। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है। सही है। उसमें आप शर्ट ऊपर करके आपको तब भी अंदाजा हो जाएगा कि उसकी छाती ऊपर नीचे सांस की रफ्त सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है। या छोटा बच्चा है तो फिर हम उसकी शर्ट उतार देते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा हो सके कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। सुनने में क्या आता है कि अपना कान जो है वो उसके होंठों के या नाक के करीब ले जाकर सुनने की कोशिश करें कि सांस की आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। और जो तीसरी चीज मैंने आपसे कहा कि देखना, सुनना, देखना और महसूस करना। महसूस करना ये है कि आप अपना हाथ उसके नाक या मुंह के पास रखकर देखें, तो आपको महसूस होगा कि उसको आपको उसको उसका सांस लेना अपने हाथ के ऊपर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा है, तो ये सीपीआर जो है आपको फौरन उसी वक्त शुरू करना होता है। ठीक है। अब सीपीआर के लिए पहले हमने बात की कि मरीज की क्या पोजीशन होगी,
उसको हमने किसी हमवार सतह पर बिल्कुल सीधा लेटा देना है, और उसकी गर्दन को थोड़ा सा हमने बेंड करना है, इसलिए ताकि उसकी जो सांस की ये नाली है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आपने उसको मोड़ना होता, बस इतना कि उसका जो मुंह आप थोड़ा सा खोल कर देख लें कि मुंह के अंदर कोई चीज तो नहीं है। ठीक है, और उसको आपने बस थोड़ा सा बिल्कुल सीधा और हमवार करना है। फिर आपकी पोजीशन क्या होगी, यानी जो आप सीपीआर देने लगा है उसकी पोजीशन क्या है। तो इस तस्वीर में आप देखें कि उन्होंने बताया कि आपने बिल्कुल अपने घुटने जो हैं वो जमीन पे रख देने हैं, इस तरह से कि आप अपने हाथों के जरिए अपना पूरा वजन मरीज की छाती पर सीपीआर के दौरान दे सकें। फिर हाथों की पोजीशन, उसके साथ वाली जो तस्वीर है उसमें आप देखें कि हाथों की पोजीशन बताई हुई है कि किस तरह से आपने अपनी दोनों उंगलियों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है, और एक हाथ की उंगलियों को बंद कर लेना है, और दूसरे हाथ की उंगलियां जो हथेली है वो मरीज के छाती के ऊपर रखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको सीपीआर देना है। ठीक है, घुटनों के ऊपर अपना वजन डाल के मरीज के ऊपर झुकते हुए आपने अपने हाथों के आपने ऊपर अपने वजन, हाथों के ऊपर वजन रखा। ठीक है, ठीक है। और इसमें ये आपने अप्लाइड 2x2 का रूल आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से करना है कि 2 दफा हमने उसको चेस्ट कंप्रेशन देनी है, किस तरह से कि 2 इंच तक उसकी छाती अंदर जाए। ठीक है, इस तरह से हमने उनकी उसकी छाती के ऊपर जो है वो वजन डालना है। ठीक, इससे होता क्या है, इससे होता ये है, और ये हम किस जगह पे कर रहे होते हैं, ये जो उसकी बिल्कुल आप यूं कह लें कि जो मरीज या बच्चा बच्चा है, तो बच्चे में अमूमन हम इस तरह से करते हैं कि एक हाथ से भी, क्योंकि बच्चा छोटा होता है उसकी छाती छोटी होती है, तो उसमें एक हाथ से भी देते हैं। और इसका जो हम मार्क करते हैं वो हम ये करते हैं कि जो ये स्टर्नम की जो बोन है, जहां पर ये सीने की हड्डी, दरमियान वाली जो हड्डी जहाँ खत्म होती है, उससे बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर हमने ये कंप्रेशन देने होते हैं। ठीक है, बच्चों में हम एक हाथ से भी देते हैं, और अगर बिल्कुल नौजायदा बच्चे हों तो उसमें हम उंगली से भी करते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब सीपीआर की वर्कशॉप होगी तो उसमें हम ये आपको और ज्यादा डिटेल से बताएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है। बड़े के अंदर हम दोनों हाथों से कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई बड़ा बच्चा है 12 साल का, 13 साल का, और अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है जो 1 साल का, 1 से 5 साल की उम्र का बच्चा है, तो जाहिर है उसकी छाती छोटी है, तो उसमें हम सिर्फ एक हाथ से कंप्रेशन दे रहे होते हैं, और वो काफी होता है कि जिसके साथ हम उसको कंप्रेशन दे सकें। और अगर बिल्कुल नौज़ायदा बच्चा है तो वहां पर हम उंगली के साथ भी करते हैं, और छोटे बच्चों में जैसे नौज़ायदा बच्चे हैं तो उसमें एक दो और मुख्तलिफ तरीके भी होते हैं, वो इंशाल्लाह हम सीपीआर की वर्कशॉप पे ज्यादा ज्यादा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि हमने उस पर प्रेशर डालना है, और प्रेशर डालने के बाद हमने अ, उसके साथ हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हमने बात की कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, यानी थोड़ा सा हमने उसकी दाएं तरफ जहाँ पे उसके हार्ट है, दिल के ऊपर हमने थोड़ा सा प्रेशर दे रहे होते हैं। ये एक तरह से हम बाहर से दिल के ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं कि उसके साथ शायद दिल जो है उसकी धड़कन बेहतर हो जाए और मरीज का सांस बहाल हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना, माउथ टू माउथ ब्रेथ आप उस वक्त तक ना दें जब तक कि आप उसके बारे में ट्रेंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि माउथ टू माउथ ब्रेथ देने के लिए जो है वो आपको थोड़ा सा और, जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा और ट्रेनिंग और उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशंस देके और आप उसके बाद साथ में कोशिश करें कि जितनी देर में आपके पास आपकी जो है वो मदद आप तक पहुंच जाए, और फिर आप उसको मरीज को अमूमी तौर पे जो हमारे पास 11 11 2 का जो एम्बुलेंस आती है या जो स्टाफ आता है, उसके पास ये सीपीआर करने का सारा सामान मौजूद होता है, जिसमें डॉक्टर उस्मान ने पहले जिक्र किया कि एम्बो बैग है, ऑक्सीजन है, डिफिब्रिलेटर है, ये सारी चीजें। और अगर कोई इंजेक्शन देने की जरूरत है कि अगर दिल की धड़कन भी बहुत ज्यादा कम है या बिल्कुल रुक चुकी है, तो उस सूरत में अगर कोई इंजेक्शन देना है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो 11 11 2 का अमला आता है, वो इस सारे मामले में बहुत ज्यादा ट्रेंड भी होता है, और उनके पास ये सारी सहूलतें भी होती हैं। तो वो फिर बहुत वो ज्यादा बेहतर तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेप हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ये वो वाली कंडीशन है कि जिसमें घर में आप क्या दे सकते हैं उनको, या रोड साइड पे क्या दे सकते, किस तरह से मदद कर सकते हैं उनकी, और ये कितनी सीरियस है कि इसमें आपको फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद की के अमले की जरूरत होती है। जी नेक्स्ट। अच्छा, अब हम बात करेंगे जलने पे। अ, मुझे अब लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, लेकिन बच्चों में ये वाला जो प्रॉब्लम है जलने वाला, इसके साथ बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि और खास तौर पे वो एज ग्रुप होता है जो हमारा बिल्कुल टॉडरल वाला, क्रॉल करने वाला, या जिसने नया नया चलना सीखा होता है। वो यही होता है कि आपने चाय का कप रखा, बच्चा आया, बच्चे ने हाथ मारा, क्योंकि छोटा बच्चा है, आप हर वक्त उसकी निगरानी नहीं कर सकते। तो ये वाला जो मसला है जलने वाला, ये हम अपनी इमरजेंसीज में बहुत ज्यादा देखते हैं,
और कभी कभी तो ये इस तरह से हो जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा शदीद नौयत का भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको इमरजेंसी हेल्प जो है ना, और कुछ ऐसे आप मिथ्स कह लें या गलत हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जलने के, अगर कोई जल जाता है तो आपने उसको क्या करना है, उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे देनी है, वो इसके बारे में बहुत गलत से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर उनको जरूर उन पर बात करें, क्योंकि ये वो मसला है जो अमूमी तौर पर हम अपनी इमरजेंसीज में, खास तौर पर पीडियाट्रिक सर्जरी की इमरजेंसीज में देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों के ऊपर कि आपने कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं जानना हमारे लिए। जैसे पहली ये है कि टूथपेस्ट या किसी किस्म की क्रीम क्रीम आपने उसके ऊपर नहीं लगानी। ठीक है। अमूमन हम हमारे घरों में यही समझा जाता है कि जल गया है तो टूथपेस्ट, क्योंकि उसके अंदर मिंट और ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका आपको थोड़ा सूदिंग सा, यानी लगाने पे ठंडक महसूस हो रही होती है। तो एक अमूमी तासुर हमारे घरों में यही पाया जाता है कि जलन है, चूंकि जल गया है तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज लगाई जाए जो उसमें ठंडक का एहसास पैदा करे। लेकिन जो टूथपेस्ट है उसके जो कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर जो अज्जा हैं, उसमें से कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो उस जलने की सूरत हाल को बेहतर कर सके। टूथपेस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों की सफाई और उसके मुतालिक है। उसमें फ्लोराइड डला होता है, वो बिल्कुल अलग मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। जलने पे तो इस चीज का आप इस्तेमाल आप मतलब इसका कोई आपको फायदा नहीं होगा, या कोई उस जख्म को ठीक करने में मदद नहीं करेगा। तो पहली चीज तो ये है कि टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, हर घर में आप ऐसी क्रीम जरूर रख सकती हैं जो जलने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे हम कुंच क्रीम होती है जिसमें सल्फर होता है, या जैसे पहले बर्नॉल और इस तरह की क्रीम्स आती थी जो स्पेसिफिकली होती ही इस चीज के लिए थी कि अगर किसी जगह कोई जल गया है तो उस पर आप इस्तेमाल करें। तो ऐसी क्रीम्स घर में मौजूद होनी चाहिए। फिर सबसे पहले ये है कि जख्म को आपने, अगर जैसे खुदा ना खास्ता छोटा बच्चा है उस पे चाय गिर गई है या पानी या गर्म पानी गिर गया है, तो उस सबसे पहले जिस्म के उस हिस्से को ठंडा करना होता है, ताकि आपकी जो गर्म चीज गिरने से जिल्द को या जिल्द के नीचे बाकी चीजों को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको कम से कम किया जाए। आपने उसके जिस्म का के उस हिस्से का जो टेम्परेचर है उसको वापस नॉर्मल पे लाना है। तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं डालना होता, जो नॉर्मल आपका पानी, नलके में जो पानी आ रहा है उसके साथ 10 मिनट तक धोना होता है। ठीक है, ताकि उसके ऊपर से वो अच्छी तरह से सारा निकल जाए। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले 10 मिनट तक उस एरिया को, उस जगह को धोना है। बर्फ में या किसी और ठंडी चीज में उसके अंदर नहीं डालना। ठीक है। फिर उसको आपने प्लास्टिक बैग से, या हमारे घर में जो क्लिंग आती है, क्लिंग हर घर में आजकल इस्तेमाल हो रही होती है, जो हम ये अपने खानों के ऊपर जो डिशेस होती हैं उसके ऊपर हम क्लिंग लगा देते हैं, वो क्लिंग बेसिकली बिल्कुल एयर टाइट होती है। ठीक है। वो बिल्कुल आप उसके इस तरह से होता है कि वो उसके अंदर कोई चीज जाने नहीं देती ना, वो एयर टाइट होती है। तो ऐसी कोई चीज जैसे कोई शॉपर है, प्लास्टिक बैग है, या क्लिंग घर में मौजूद है, उससे आपने उस जख्म को लपेट देना है। ठीक है। और उसके बाद आपने उस जगह पे अगर कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज जो आपके पास घर में अगर मौजूद है तो वो उसके ऊपर अप्लाई करें, और फिर इमरजेंसी सर्विसेज में या तो आप खुद उसको किसी अस्पताल पहुंचा दें, और अगर बहुत ज्यादा जल गया है या आपके पास उस वक्त कोई ट्रांसपोर्टेशन का या मरीज को मुंतकिल करने का कोई और जरिया नहीं है, तो फौरन से इमरजेंसी कॉल करके 1122 के साथ आप उनसे बात करें, और ताकि आप मरीज को शिफ्ट कर सकें। अच्छा, इसमें एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उस जगह पर कोई छाले बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पे देखा जाता है कि अगर पानी से जल गया है, गर्म पानी अगर गिरा है, या गर्म चाय, कोई भी लिक्विड अगर गर्म गिरा है, तो वो उसके साथ जो है वो छाले बन जाते हैं। उन छालों को फाड़ना नहीं होता खुद से। ठीक है। क्योंकि अगर आप उन वो जो छाले हैं ना, जो जिल्द का वो जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जो एपिडर्मिस है, वो उस जख्म की हिफाजत कर रहा होता है एक तरह से। ठीक है। क्योंकि जब तक उसके ऊपर जिल्द का ये ऊपर वाला हिस्सा है उस जख्म के ऊपर, तब तक नीचे वाला जख्म खराब नहीं होगा, उसमें कोई इन्फेक्शन या बाहर से कोई जरासीम या कोई और चीज नहीं जा सकती। ठीक। जब हम उसको फाड़ देते हैं तो फिर हम खुद से उस जख्म तक पहुंचने का एक जरिया बना देते हैं जरासीम के लिए। हाँ, खुद से अगर वो फट जाए, जैसे आपके पट्टी करने के दौरान या दवाई इस्तेमाल करने के दौरान, या जब हीलिंग शुरू होगी, जब वो जख्म ठीक होना शुरू होगा, तब भी बहुत सारी जगहों से वो छाले फट जाते हैं। तो उसमें कोई हर्ट नहीं है। ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई रोक रोक नहीं सकते उस चीज को। लेकिन खुद से उनको फाड़ने की कोशिश नहीं करनी, और कोशिश करना है कि आप फौरन किसी इमरजेंसी में या किसी और जगह पहुंच सके।
क्योंकि जलने का जो मरीज होता है उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। इन्फेक्शन का देखना होता है, अगर जिस्म का बहुत ज्यादा हिस्सा जल गया तो हमें ये अंदाजा करना होता है कि जिस्म का कितना हिस्सा जला है। ठीक है, तो इससे आगे जो है ये हमने सारा बात कर ली। इससे आगे जो चोकिंग है वो डॉक्टर मिसबा इंशाल्लाह उस पर बात करेंगी।